नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ रजनी गुप्ता का लिखा उपन्यास का 6वां भाग लेकर। गाय का भूरे रंग वाला बछड़ा किशोरी को बहुत भाता था। वह जब भी अकेली होती उसी के कान में कुछ फुसफुसाती रहती। आटे की 5-6 बड़ी बड़ी लोई बनाकर उसके बीच गुड़ का टुकड़ा रखती और फिर बछड़े के मुंह को खोल कर डालती। वह जब अपनी जीभ से किशोरी की हथेली चाटता तो उसका मन खुशी से किलिक उठता। बछड़ा जब तक लोई खाता रहता, पूँछ हिलाता रहता, फिर टुकुर टुकुर किशोरी को निहारता और इधर उधर से चाटता रहता। दोनों के बीच वात्सल्य के बीज फूटते जा रहे थे। इस वक्त उनके भीतर जमी उदासी थोड़ी देर के लिए पिघलने लगती। बछड़ा उसे देखते ही पैर फटकारने लगता, मुंह हिलाने लगता और लोई के लिए जैसे ही वह मुंह खोलता किशोरी नहीं देती, तब उसका गुस्सा देखने लायक होता। ऐसा करके वह असीम प्रसन्नता से भर उठती। आज भी जब वह उसे गुड़ भरी लोई खिलाने जा रही थी तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे आसपास की धरती गोल गोल घूम रही है। सहारे के लिए उसने चारा काटने वाली मशीन का हत्था पकड़ लिया और धम से जमीन पर गिर पड़ी। बैल की नाद में भूसा पानी डालते बिजनंदन ने गिरने की आवाज़ सुनी तो दूर से ही चिल्ला पड़ा, का हो गब जिज्जी, का हो गब जिज्जी, का चक्कर आए गब। इतेक देर से गर्दन टेढ़ी करे। वह तेजी से बाई साहब के पास भागा, उन्हें बुला लाया। वे उसे पकड़कर अंदर ले गई। पलंग पर लेटाकर हाथ से पंखा झलने लगी। बिजनंदन साइकिल लेकर तुरंत डॉक्टर को लेने गया। तब तक आसपास के कुछ जनी मानस इकट्ठे हो गए। 5-1 मिनट के भीतर वैद्य जी वहां पहुंच गए। हटो हटो, रास्ते में भीड़ किन लगाई। वैद्य जी किशोरी की नब्ज टटोलने लगे। थोड़ी देर तक शांत रहे। उनके चेहरे पर कुछ परेशानी वाले भाव आए और उन्होंने भाई साहब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वे भी चिंतातुर हो उठी। हवा और धुएं की तरह खबरें भी भला टिकती हैं कहीं। किशोरी पेट से है, जो भी सुनता टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ घटाकर दूसरे को बताना, यानी जितने मुंह उतनी बातें। डॉक्टर साहब के बोल जरूर भाई साहब के भीतर बसते रहे। बहुत कमज़ोर है ये, खूब देखभाल की ज़रूरत है। 4 महीने हो गए, लेकिन इन्हें देखकर लगता ही नहीं, वजन नहीं बढ़ रहा इनका। और यही हालत रही तो बच्चे का विकास कैसे होगा। माँ बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। सो खूब खिलाई पिलाई कराओ इनकी। उनकी तबीयत की कोई खैर खबर नहीं और बच्चा पेट में। ओह, सोचते ही बौखला उठती किशोरी। चेहरे पर कठोरता की रेखाएं खिंच गई और आंखों से जैसे लावा फूटने लगा। बाई जो का हुई गो, अब का हुई है, कौनो घबरावे की बात नहीं है। उरई बारी जिज्जी को टेर ले हैं, सो सब संभाल गई हैं। इतनी इनमें वे ऐन होशियार हैं, तुम चिंता फिक्र में ना घुलो। लेकिन किशोरी के भीतर बैठी उदासी ने तो स्थायी रूप से अड्डा जमा लिया था। बाहर से ऐसे निर्विकार बनी रहती जैसे कुछ जानती समझती नहीं, लेकिन उनका ये ना बोलना उसे धीरे धीरे कुतरता जा रहा था। उसका भोलापन और अलहड़ता उसके दामन से यूं छिटकते गए जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ता जा रहा हो। उसके भीतर भरता जहर फोड़ा बनकर वक्त बेवक्त टिसता रहता। परिस्थितियों की मार तले सरलता और उम्र की निर्दोष गंध परे फिकती गई। दिमाग हर वक्त कटीले बाड़ में घुसा रहता। अब कैसे क्या होगा, वो कब ठीक होंगे, सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। वक्त के पहले क्यों लद गई ये जिम्मेदारी। आले में रखे धीमी लौ से जलते दिए की कालिक किस कदर आले के चारों तरफ फैलती जा रही है, जिसे देखते देखते सोचने लगी, इतनी सी कालिक मेरे जीवन में भी तो जमा हो गई है। सास सुनेंगी तो पता नहीं क्या क्या अंट संट बकने लगे। कभी यह भी सोचती बे सुनेंगे तो ज़रूर खुश होंगे। फिर पति के साथ बिताए लम्हों की खुशबू सूंघ कर आंखें मूंद लेती और बाहर निकल आसमान में छिटके तारों को निहारने लगती। दिन तो काम धंधे पूजा पाठ सिलाई बुनाई में काट लेती, परंतु रात में अक्सर घूमते डरावने
सपने भूत प्रेत बनकर खौफ जगाते। तब इन भिनभिनाते झींगरों की संगत में राम राम जपते हुए रात कटती। हमें कुछ पतो नहीं है, हम कुछ नहीं की सकत। कैकी कौ पेट ढोय रही बा, बस हमें तो एतेक जानत कि हमने बाको अपने लड़का के संग कभों उठतन बैठतन देखो ही नाय। राम दही तुमाओ कौल। सच्ची बात है, सच्ची बात कह रही, हम तो 16 आना खरी। अरे लेव, हम झूठ काय को बोली हैं। साक्षात दुर्गा का रूप धारण करके मुंह से जहर उगलती भवानी अपनी प्रचंड मुद्रा में जो जी में आता सामने वाले को पटकनी देते हुए बकने लगती। इन्होंने जानबूझकर चौतरफा आग लगाकर ऐसी हवा फैलाई जिसका धुआं उड़ते उड़ते गांव तक पहुंचा, और हुआ भी यही। सुनते ही कलेजा चिर गया किशोरी का और वह कटे पेड़ की तरह ढह गई। अचानक ऐसा लगा जैसे उसका सब कुछ छिन गया। वह अपमान की आग में सुलगने लगी। लू जैसी यादें तपाने लगी। असहनीय पीड़ा का ऐसा गोला उठा और ऐसा लगा जैसे पेट में से अभी इस वक्त कोई चीज़ बाहर निकलने के लिए छटपटा रही हो। अपना ही बोझ इतना भारी लगने लगा कि वह पेट पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। बाई साहब उसकी हालत देखकर घबरा उठी और घिनौची पर रखे घड़े में से ठंडा पानी निकाल लाई। सिर पर पानी घुमाते हुए आश्वासन की पुड़िया चटाने लगीं। जिन घबराव किशोरी, सोचो जानकी के भाग में कितने कष्ट बधे। फिर हम तो इंसान हैं, हम सच्चे तो काय को डर। बताओ का बात है, काय रोई रही, का होए गो। बापू को देखते ही वह अंदर वाली कुठरिया में भाग गई। फिर भाई साहब ने उन्हें एक एक बात सुनाई। थोड़ी देर के लिए तो बेबी सकते में आ गए, लेकिन निर्णय लेने में उन्होंने पल भर देरी नहीं की। शेर की तरह गुर्राए, फिर गर्जना करते हुए उबल पड़े। बकने दो कुत्तों बिल्लियों को, हमें परवाह नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्ची को ठीक से समझा देना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी में कुछ कहने सुनने की हिम्मत है तो आए मेरे सामने। एक एक की जीभ मुंह से निकाल कर पटक फेंक दूंगा। सुना तुमने, साले 2 टके के आदमी को ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे पड़ी? अपनी औकात भूल गया इतनी जल्दी। हम तो इसीलिए धैर्य खाए थे कि पहले लालाजू ठीक हो जाएं, तब कछु बात करे हैं। लेकिन जय लोग तो मूड पर चढ़त जाए रहे। सुनत तो हैं कि लालाजू ठीक हो गए। मैं धीमे से बोली, अच्छा तो से कहो बग्गो, तो उसे कौन बग्गो? बोलते बोलते वे बीच में झुंझला पड़े। अक बका गई माई साहब, अब किसका नाम ले दें? जिसका लेंगी उसी की आफत धरी। सो वे माथे पर हाथ धरे गुमसुम बैठी रहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कीने कही तो सौ जा बात, बताती क्यों नहीं? वे दहाड़ने लगे तो सिटपटा गई बाई साहब। तभी उन्हें शुक्लाइन आती दिखी, जिन्हें देखकर वे थोड़ा नरम पड़े। उन्होंने बारी बारी से दोनों तरफ घूरते हुए हालातों का जायजा लेने की कोशिश की। फिर बापू पर रोब जमाते हुए बोली, काय को इतने ऊंचो बोल रहे कि जगत्तर सुन रहो तुम्हारी जो दहाड़। मैं जासे पूछ रब के लालो जी ठीक हुई गो कि नाय, खबर जाके कान में कौन फूंक गो। लेकिन जब बताए नाय रही, जुबान में का कोयला भर लो, काय नहीं बकर रही जा कछु। इतेक सी बात पे काय को सरग पता ले कर रहे। ऊँट को दांतों तले दबाते हुए वे दालान की देहरी पर बैठने को मुड़ी तो भाई साहब ने उनके लिए एक बोरी बिछा दी, जिस पर वे पालथी मारकर बैठ गईं। फिर बड़े इत्मीनान से धोती के छोर में बंधी तम्बाकू की पुड़िया निकालकर हथेलियों पर रगड़ते हुए बोली, सुनी तो हमने है जा बात पंडित जी, तुम पे काय झूठ बोले। लेकिन एक बात बताओ, तुम काय हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे अब तक? हम तो कह रहे कि आज ही जाओ और किशोरी के सासरे और हो जाए सब बात साफ साफ। पैर में गहरे धसे कांटे की तरह वे त्रास देने लगी। ऐसे कांटे दिखाई तो नहीं पड़ते, लेकिन ज़मीन पर पैर रखते ही बुरी तरह चुभने लगते हैं। वे फिर चिंता में डूब गए। किशोरी के दिन पूरे होने को थे, सो देख रेख के लिए उरई से बड़ी जिज्जी को बुलवा लिया गया। एक दिन किशोरी का जी घबराने लगा तो वे वहीं के डॉक्टर को दिखाने ले गईं। देखते ही डॉक्टर परेशान हो गया। बोला, इतनी कमज़ोर है जे, इन्हें तुरंत झांसी ले जाओ। हमारे पास इतने वैसी सुविधा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्या पता ऑपरेशन करना पड़े। सुनते ही वे उसी दिन किशोरी को लेकर झांसी के झोकन बाग अस्पताल की तरफ चल पड़ी। किशोरी का निस्तेज चेहरा देखकर डॉक्टर ने सबसे पहले
खून की जांच की। इतना कम हीमोग्लोबिन देखते ही डॉक्टर तैस में आ गई। 9 महीने पूरे हो रहे हैं और पेट देखकर लगता है कि 5-6 महीने का बच्चा हो। पता नहीं बच्चे का विकास ठीक से हो भी पाया है या नहीं। बहुत कमज़ोर होगा बच्चा, कहकर उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाए। घबराहट के मारे भीतर से उमड़ते आंसुओं को पीने के लिए किशोरी ने पानी मांगा और 4-6 गिलास पानी पीती गई। थोड़ी देर बाद ही अचानक दर्द शुरू हो गया और दर्द के दबाव में किशोरी की बेचैनी लगातार बढ़ती गई। डॉक्टर उसे भीतर ले गई। बाहर रह गई अकेली रमा जिज्जी। रमा जिज्जी के झोले में ठुसे थे ज़रूरत भर के सामान, थोड़े से कपड़े लत्ते और एक चादर। वे सोच कर आई थी कि शायद आज ही कुछ हो जाए, इसीलिए आते जाते उन्होंने अपने ब्लाउज की जेब में 500 रुपये डाल दिए थे। जैसे ही कोई भीतर से बाहर निकलता, ललक से भरी वे दौड़कर पूछने जाती। इंतजार करते करते घंटा भर बीत गया। पता नहीं का भाव कैसी है किशोरी। हे भगवान, जच्चा बच्चा ठीक रहा है, सोचती हुई रमा जिज्जी बार बार माथे पर ढुलका आए पसीने को धोती के छोर से पोंछने लगती। लगभग 2.5 घंटे के बाद एक नर्स उनके पास आई। लड़का हुआ है लेकिन बहुत कमज़ोर है, बड़ी मुश्किल से हो पाया है, उसे अभी होश नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ा। हाँ, बच्चे को खूब संभाल कर रखने की ज़रूरत है, बहुत नाजुक हालत है उसकी। सुनते ही माथे पर कसी तनाव की रस्सियाँ कुछ ढीली हुई और वे लपक कर भीतर जाने को मुखातिब हुई। चप्पलें बाहर उतारो, हाथ धो, फिर अंदर आना। नर्स ने टोका तो उत्साह से भरी जिज्जी ने झटपट हाथ पैर धो लिए। फिर उल्लसित मन से बच्चे को की सूरत निहारने लगी। कितैक दूबरो मंजो कितैक दूबरो भौजो मौड़ा। किशोरी ने ढंग से खाओ पियो नहीं है, का करे। चलो जो कुछ भाव सो अच्छो भाव, मोड़ा भाव यह अच्छो है। हम खूब खुशामद करके पाल ले हैं बाय। खूब मालिश, ऊपर को दूध रोज रोज, बादाम छुआरे चटा चटा एन चंगो हो जाए मुन्ना। बच्चे को प्यार से सहलाते हुए रमा जिज्जी ने किशोरी के माथे पर हाथ रखा। किसुनिया देखो तो मुन्ना भाव हूँ बहू बाप की शकल ले जाने तो बैसोई ऊंचो माथो, बड़ी बड़ी आंखें और साफ उजरो रंग। किशोरी ने आंखें खोलकर जिज्जी के हाथ में बच्चों को देखा। पल भर के लिए 2 जोड़ी आंखें आपस में जुड़ी और ऐसा लगा जैसे आसमान की चटक धूप को अनायास उमड़े बादलों ने ढक लिया हो। कमरे के उमस भरे माहौल में जैसे अनायास सुकून भरी हवाएं चलने लगीं। एक साथ कई भाव चेहरे पर तेजी से आते जाते रहे। सूरत तो ऐन उन्हीं जैसी है। तभी यह इच्छा जोर से पकड़ने लगी, काश इस वक्त वो यहीं होते तो कितना खुश होते। फिर वही सपने साकार होने लगे। तभी डॉक्टरानी आई तो रमा जिज्जी पूछने लगी, जे ग्लूकोज की बोतलें कब तक चढ़े हैं, घर जावे की छुट्टी कब मिली है। यहाँ वहाँ से इंजेक्शन ठूंसते हुए बोली, अभी हफ्ता भर यहीं रहना पड़ेगा, जच्चा बच्चा दोनों की हालत नाजुक है। सो 3 दिन तक निगरानी में रहेंगी और ये ग्लूकोज भी टंगा रहेगा 2 दिन तक। ये दवाइयाँ तुरंत खरीद लाओ बाहर से। ध्यान रखना, जब भी बाहर से आओ साबुन से हाथ धोकर ही बच्चे को छूना, वरना तुरंत इन्फेक्शन हो सकता है। उमंग और स्फूर्ति से भरी जिज्जी फटाफट दवा लाने निकल गई। ये अस्पताल कितना अच्छा है, व्यवस्था भी उम्दा है, कितना साफ सुथरा गलियारा है। आते जाते वे अस्पताल की सुंदरता को आंखों में भरने लगी। उन्हें उसी पल अनायास अपना समय याद आने लगा। हमऊ दो बच्चा तो अंधेरी कुठरिया में भय थे हमारे 2 बच्चा तो अंधेरी कुठरिया में भय थे, जबकि इतने कितने शानदार प्रबंध है। जैसे ही वे दवा लेकर अस्पताल के गेट की तरफ मुड़ने लगी, तभी बिजनंदन की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिज्जी ओ जिज्जी, का भाव मौड़ा भाव, लेकिन न कमज़ोर है, तुम अकेले आए के बापू भी संग गए हैं। वे ठाड़े दूर नीम के पेड़ की तरह वो नीली बेंच पे बैठे होते। उसने इशारे से समझाया, वो देखो। बापू अपनी टोपी उतार कर पीछे के बालों में खुजली करते न जाने कहाँ चित देख रहे थे। हुलसती रमा जिज्जी किलकती हुई बापू के सामने जा खड़ी हुई। बापू, लड़का बहुत कमज़ोर है, लेकिन है ऐन खरो गोरो लाला जुगू जैसो। अपनी ऐनक को कान के ऊपर सरकाते हुए बापू की आवाज़ में थोड़ी खनक उभरी, चलो अच्छो भाव, सब ठीक ठाक निपट गो। इतना बोलकर उन्होंने एक उड़ती सी नज़र अस्पताल पर डाली, फिर बोले, बड़ी अजीब महक आ रही रमा, तुम्हारी बाई घंटा भर बाद आ गई है। बस इतना बोलकर वे जाने के लिए वापस मुड़ने लगे।
नीचे पड़ी लाल बजरी की रगड़ से बापू के चरमराते जूतों की आवाज़ें सुनते हुए वे सोचने लगी, कितने बात करनी थी बापू से, लेकिन वे तो सरपट घोड़े की तरह आए और चले गए। मन की बातें मन में ही दबी रह गई। उन्होंने कुछ कहने सुनने का मौका कहाँ दिया। लड़का होने पर खुशी भी नहीं जताई। न जाने कहाँ खोए रहते हैं बापू। इतने साल गुजर जाने के बावजूद बापू को देखते ही हमारी सिट्टी पिट्टी पता नहीं क्यों गायब होने लगती। ज़्यादा बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। पता नहीं उनका ये खौफ, आतंक और डर कब खत्म होगा भी या नहीं। किशोरी बच्चे को ध्यान से देखने लगी। गोरे गोरे से नरम नाजुक हाथ गोड़े और सिर को छूते हुए एक अनिर्वचनीय सा सुख महसूस हुआ। फिर उसके सिर को घुंघराले बालों पर हाथ फिराते हुए सोचने लगी, इतना नेक सा बच्चा कैसे इतना बड़ा हो जाता है। और ये क्या, अंगुलियां फेरते ही आंख मूंद ली। तभी नर्स ने कहा, दूध पिलाओ उसे छाती खोलकर। ऐसे नहीं, ऐसे, अभी बहुत छोटा है, देखकर मुंह खोल नहीं पाएगा। और उसका मुंह खुद खोलो फिर पिलाओ उसे। हाँ, इतनी कैसी शर्म। बड़ी जिज्जी कुछ खाने पीने का इंतजाम करने में जुटी रही। फिर नर्स के हाथों दवाई देते हुए बच्चों को देखकर बोली, घर चल के झाड़िए फुकाइए कराइए सो चेत जाइए मोड़ा। तुम चिंता फिक्र ना करो। किशोरी ही नहीं, रोते नहीं। वे फिर से सांत्वना की दवा चटाने लगी। कमरे में जलते मध्यम लट्टू की रोशनी में किशोरी के चेहरे की भयातुरता छुप नहीं पा रही थी। लू जैसी यादें बेरोक टोक आती, झुलसा कर रख देती उसे। ये सब क्या खुसुर फुसुर बातें हो रही हैं। थोड़ी देर से बाई साहब और बापू ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं। किशोरी दबे पांव अंधेरी कुठरिया की दीवार पकड़ खड़ी हो गई और कुछ बातों की भनक उसके कान में पड़ी। यदि किशोरी के चाल चलन पर सासरे वारन को कौनो शक होए तो पंचायत कराए लें, हमें सब मंजूर हैं, हम किसी से नहीं डरते। सुनते ही वह बौखला उठी। ये कैसी अग्नि परीक्षा है। पर्दे के पीछे ये कैसा खेल चल रहा है। खौलती किशोरी सीधे बाई साहब के सामने पहुंच गई। बाई जो, सब का हो रहो, पीठ पीछे कौन सो परपंच रच रहे ये लोग। बेटा हिम्मत धरो, कठोर करेजे करने पड़त तभी तूफान को खेल झेल पे हो। जैसे सीता मैया ने दई परीक्षा वैसो ही करने पर ये तो काय को डर। अरे जब कर नैया तो डर गैया। एक बेर नहीं, 1000 बेर इम्तहान लेन पर है सो ले लो। हम तो बार बार उते एक मजबूत हो के निकली हैं। सोने को चाहे कितेक बार तपाओ वो तो उतो ही खरो हो के चमकिए। बोलो गलत कह रही का। लेकिन अंदर ही अंदर भूचाल मचने लगा। आंसुओं को जज्ब करते हुए बोली, भाई जे तमाशा न दिखाओ। बेकार की छीछा लेदर हुए है। देख लो, जब वे ठीक हो जाए हैं सो जरूर आए हैं। हम पक्को भरोसो है हमें, चाहे जो हो जाए वे एक दिन आए हैं जरूर। किशोरी की विश्वास भरी मजबूत आवाज़ सुनकर उनसे सच बोले बिना नहीं रहा गया। तो अब तक का नहीं आए वे। उन्हें ठीक भय तो कई दिना हुए गए। का कह रही तुम, हमें का नहीं बताई जात। हमें कोई बात नहीं बताई जात। जतन से रोके आंसू भल भल बहने लगे। हम तो जई चिंता में घुरे जाए रहे कि उनके कौनो खबर काय नहीं मिल रही। इतने दिना बाद आए हैं। रही तुम जा बात वह अचानक फट पड़ी। बिटिया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी सो नाई बताई। भाई साहब ने पुचकारती हुई आवाज़ में भरसक मिठास घोलते हुए कहा। तेज आवाज़ें सुनकर बच्चा कुनमुनाने लगा तो भाई साहब ने झटपट उसे अपनी गोद में लिटा लिया। किशोरी की निगाहों में तमाम घटनाएं चित्रपट की तरह तेजी से आती जाती रहीं। आज इतने दिनों बाद उसकी समाधि जैसे अचानक से टूट गई हो। पता नहीं क्या सोचकर वह बाहर की तरफ चल पड़ी। दिए की रोशनी देखते देखते काट दी। दुविधा के डूबे मन में हर वक्त वही बातें सूल की तरह गढ़ती रहती। यदि वो ठीक हो गए तो अभी तक क्यों नहीं आए मिलने। अगले दिन जल्दी से काम काज करके फारिग हुई। दोपहर 2 बजे की धूप में भी इस वक्त तीखापन नहीं लग रहा था। उसके भीतर एक साथ असंख्य चिंगारियां चिटचिटा रही थी। उसे कैसे भी चैन नहीं पड़ रहा था। रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर कांच कूड़ा करकट की परवाह किए बगैर उसके पैर किस डगर पर उसे ले जा रहे थे उसे कुछ भी याद नहीं। अंदरूनी कसम में डावाडोल वह सीधे विजनंदन के घर के पिछवाड़े की तरफ घुस गई, जहाँ वीरेंद्र रोज बाहर के कस्बे में पढ़ने जाता था। बिन्नू तुम हमें बुलवा लेती, का काम है।
वीरेंद्र कितः है, जरूरी काम है, जैसे ही आवे सीधो हमारे पास भेजियो। एक सांस में बोलकर मैं जितनी तेजी से बिना बताए आई थी उतनी ही तेजी से वापस मुड़ने लगी। घर लौटकर देखा कि सारा घर बच्चे को चुप कराने में लगा है और वह बुक्का फाड़कर चीखे जा रहा है। उसने लपक कर बच्चे को छाती से चिपटाया, झटपट उसके मुंह में दूध लगा दिया। सवालों की उल्टी बौछार से भीतर बैठी बेचैनी बेग से लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अब तक कोई खबर क्यों नहीं ली? उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि उनके बेटा हुआ है, तो क्या वो अपने माँ बाप की अंट संट बातों पर भरोसा कर लेंगे? फिर कैसे किस करवट लगेगा मेरा भविष्य? क्या वे लौट कर आएंगे मेरे पास? सवालों की गठरी हर वक्त उनके साथ खचुरती रहती। गांव भर में चर्चा और कानाफूसी का जो बवंडर उठा वह थमता नहीं दिखता था। ये अलग बात है कि बापू से कुछ भी बोलने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। हाँ, बाई साहब तक जरूर बातें छन छन कर पहुँचती रहती, जिनके छींटे किशोरी पर भी पड़ते। तो ये था आज का भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।